चलो स्टार्ट करें। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सो फार 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए, राइट, इन्वेंट नहीं हुए। ऑल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। आखिरी आखिरी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने लैब में बनाए हैं, और नाम भी उन्होंने अपने नाम से उसे दिया। जैसे एक रदरफोर्डियम है, जिसको बनाया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने लैब में बनाए हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अकरिंग इन नेचर, यानी कि उनको डिस्कवर किया गया है, राइट। और उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, एंड दोज 3 कैटेगरीज आर मेटल, नॉन मेटल्स, एंड तीसरा है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है। ये चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, है ना। एक चैप्टर था आपका 8 में, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें आप लोग थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, सोनरिटी, राइट। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पहले से पढ़े, तो यहाँ हम वो भी पढ़ेंगे, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टीज हम मेटल और नॉन मेटल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के भी आप मेटल नॉन मेटल को डिवाइड कर सकते हैं। समझने में क्या बोल रहा हूँ? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के जो मिड में आएगा ना, वो आपका मेटलॉइड होता है। मतलब मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, ठीक है। बट दिस डिवीजन डजंट मीन कि सारे के सारे मेटल एक जैसे, ठीक है। केमिस्ट्री में यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। इसका कारण है कि 118 एलिमेंट है ना, तो सारे एलिमेंट एक जैसे तो हो नहीं सकते। हमने ठीक है 118 एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड भी कर दिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, पर क्या सारे मेटल एक जैसे होंगे? नहीं होंगे, है ना। कुछ ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम इतने रिएक्टिव है कि आप उसको एयर में रख दोगे तो वो जल जाएगा। इसलिए उसको बाहर नहीं स्टोर करते ना पानी में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं उसको? केरोसिन के अंदर, ताकि वो एयर और वाटर से दूर रहे। क्योंकि आपके एयर में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में तो एयर मॉइस्चर दोनों है। तो अगर आपने सोडियम को ऐसे ही रखा, छोड़ दिया, जैसे अपन आयरन को छोड़ देते हैं, तो वो तो जल जाएगा वहां पे। मतलब सोडियम इतना रिएक्टिव है। और वहीं दूसरी तरफ एक और मेटल है जो गोल्ड, उसका तो ज्वेलरी बना के हम पहनते हैं ना, उसको तो पहन के हम घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं, राइट। उसको कुछ नहीं हो रहा है, दोनों ही मेटल, बट एक हाईली रिएक्टिव है और एक लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? मतलब देयर आर डिफरेंसेस अमंग मेटल्स आल्सो। सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होते हैं, बट बेस्ड ऑन देयर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज वो मैक्सिमम शो कर रहे हैं, उनके कारण उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हम जब मेटल्स भी पढ़ेंगे ना, तो सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होंगे, तो हम मेटल्स में भी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स भी सारे एक जैसे नहीं होंगे, उनमें भी हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। अभी तो आप 9th 10th भी पढ़ रहे हैं, तो आप 11th 12th जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो आपको लगने लगेगा कि इतने सारे एक्सेप्शंस है, तो एक बुक एक्सेप्शन की अलग बना देनी चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वो ऐसा मीम भी निकला था कि केमिस्ट्री की बुक इतनी पतली है और इसके एक्सेप्शन की बुक इतनी मोटी है, इसी मीम था, ठीक है। तो मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। यहाँ तक आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, सॉल्ट एंड, मैं एसिड और बेस को ना बोल रहा हूँ कि आप सॉल्ट एंड H2O बोल रहे हो। सॉल्ट सॉल्ट बनेगा, ठीक है, बट वो किस टाइप का सॉल्ट होगा और वो कैसे बनेगा ना, वहां वो हम यहाँ देखेंगे। मतलब कैसे रिएक्शन होगा, एक मेटल ऐसा क्या करेगा, नॉन मेटल ऐसा क्या करेगा कि दोनों रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना देंगे। आज तक हमने बॉन्ड एक भी नहीं पढ़ी है। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा कि कंपाउंड क्या होता है,
we know a compound is made up of two or more elements, that too they are combined in a fixed ratio by mass. ये पढ़ा है ना compound का definition. A compound is a combination of two or more element in a fixed proportion by mass. Also अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँ तो एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं अपन इसमें कि दे आर फॉर्म्ड केमिकली. हम सिर्फ मिक्स करने से वो नहीं बनता. मिक्स करने से बनाओगे तो वो तो मिक्सचर कहलाएगा. समझ रहे हैं? जैसे मैं आयरन और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, दैट इज अ मिक्सचर. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिजिकल मीन्स है, फिर मैंने उस दोनों को लिया, दोनों को एक साथ डाल दिया, थोड़ा सा मैंने उसको स्टीयर कर दिया तो वो मिक्सचर बन गया. वहां कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनी. वो चबा रहा है, तू चबा रहा है, ये चबा रहा है, क्या क्या तुम गार्डन में बैठे हो क्या हैं? ऐसे बैठते हो स्कूल में चबाते हुए? हाँ, यहाँ तो यहाँ क्या तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, जिनको बोल रहा हूँ उनको समझ में आ गया है. उसके मुंह में देखिए, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि अंदर रखते हैं, अच्छा चबाते चबाते हुए ऐसे, बस ऐसे कि बस उसमें एयर भरना तो फुग्गा बन जाएगा. अगर थोड़ा तो डिसिप्लिन रखो. ठीक है स्कूल में नहीं है, यहाँ है, थोड़ा यहाँ लिबर्टी मिलता है, तो इतना लिबर्टी की मतलब सर के सामने ही चबा रहे हैं. तू क्या जल्दी से पी लो जल्दी, और आइंदा से नहीं होना चाहिए ना. और कोई है तो बता दो, कभी जाओ, तो मुंह चेक नहीं करूंगा मैं. कौन सा मतलब 3 बोला हूँ 4 जाएंगे, तो 2 च्युइंगम लिए होंगे, आधी आधी की होंगे. पांचवा कौन है? ये आकाश भी गया है ना. आकाश यहाँ गुंजेश को तो मैं बोला, तो घर से उसको बोला, राहुल को, और वो हाँ हर्षित और ये. ठीक है, तो कंपाउंड का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि कंपाउंड इज अ substance made up of 2 or more elements in a fixed ratio by mass, and that too it is combined chemically. वहां पे प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. हाँ तो क्या है, शिकायत करते नहीं. तो आप लोग में से किसी ने किया होगा ना, मैं तेरा नाम नहीं, आप लोगों में से बता. हम लोग तो नहीं खा के चिपकाएंगे. हाँ आगे बढ़े. नहीं पढ़ा है, छोड़ गया होगा, हो सकता है. ठीक है मैं बता दूंगा कुछ. ठीक है ओके. तो मेटल ऐसा क्या करते हैं, नॉन मेटल ऐसा क्या करते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाती है. ठीक है, तो उसी से केमिकल कंपाउंड बन रहा है. ठीक है, अभी तक अपन कंपाउंड क्या होता है ये देखिए, पर कंपाउंड बनाए नहीं है अभी तक. हमने कंपाउंड के रिएक्शंस भी कराए. हम 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं ना चैप्टर 1 में, उनमें हम कंपाउंड्स का भी रिएक्शन करवा रहे थे. पढ़े ना कंपाउंड्स का रिएक्शन, NH4Cl रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ या BaSO4 के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां भी कंपाउंड्स थे. राइट, तो हमने कंपाउंड का रिएक्शन जरूर करवा लिया. कंपाउंड क्या है हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, बट कंपाउंड अभी तक बनाया नहीं है हमने. ये कंपाउंड बनेगा कैसे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे कि मेटल और एक नॉन मेटल मिलके एक कंपाउंड कैसे बनेगा. ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आप लोग पहले ही क्लास 8 में पढ़े हो. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब हम यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराने वाले हैं. ठीक है, उनका अपीयरेंस देखेंगे कि वो हार्ड है, कि वो सॉफ्ट है, कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है या गैस है. ठीक है, उनका अपन स्ट्रेंथ देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा. समझ रहे हैं? तो अगर मैं मेटल की बात करूं तो अपन क्या क्या प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं मेटल के लिए, कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. राइट, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी आपका क्या होता है, लिक्विड मेटल है, ओनली लिक्विड मेटल. ठीक है, और गैलियम थोड़ा सा सेमी सॉलिड बोल सकते हो, जेली टाइप का, नॉट एग्जैक्टली लिक्विड. ठीक है, मर्क्यूरी पूरा ही लिक्विड है. हाँ ठीक है, मतलब है वो सॉफ्ट मेटल. गैलियम भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा. जब हम हार्डनेस की बात करेंगे तो मेटल्स आर जनरली हार्ड लिखेंगे. फिर इसमें एक्सेप्शंस आएगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो इतने हार्ड नहीं, दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. ठीक है,
तो हार्डनेस में भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी थी आपकी मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता था? वो डक्टिलिटी है। मैलिबिलिटी का मतलब क्या है? यू कैन हैमर देम इनटू थिन शीट्स। आप मेटल्स को हैमरिंग करके उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, तो उससे अपन कहेंगे मैलिबिलिटी। वो एक प्रॉपर्टी है। और जब आप सेंटेंस बोलोगे तो मैलिएबल इन नेचर, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, और उनकी प्रॉपर्टी को हम मैलिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी जो आपने बोला वो क्या है? हाँ, इट इज द एबिलिटी टू drawn them into thin wires। आप मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी, ठीक है। जैसे गोल्ड की चेन पहनते हैं अपन, है ना, आयरन के वायर्स होते हैं ना जो अपन इसमें लगाते हैं, बाउंड्री में लगाते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं हमारे, तो अपन तो थिन थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। नॉन मेटल्स को अगर आप करने जाओगे तो वो ऐसे प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। नॉन मेटल का एक बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन ही हो गया ना। ऑक्सीजन गैस नेचर में आप उसको कैसे हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट करोगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ना ही उसका कुछ वायर बना पाएंगे, हमें क्लियर? तो नॉन मेटल सब इनकी अपोजिट प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या था? हाँ, अगर आप उस मेटल को हिट करते हैं किसी चीज से तो इट विल प्रोड्यूस साउंड, दैट इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, ठीक है। वही नॉन मेटल में ऐसा कोई साउंड क्रिएट नहीं होगा ऑन बीइंग बिटन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोनोरिटी के बाद और क्या प्रॉपर्टी बच गई है? हाँ, लक्शर्स, है ना, मेटालिक लक्शर, शाइनिंग। लक्शर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। तो मेटल्स आर जनरली शाइनिंग इन नेचर। देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम जब लिखेंगे ना तो मैं आपको एक्सेप्शन सबके अलग अलग लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसे लेड थोड़ा डल होता है, लेड जो है वो दिखने में डल नेचर का होता है, वो शाइनिंग नहीं होता उसका अपीयरेंस, ठीक है। बाकी आपके मेटल शाइनिंग अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन कंडक्ट हीट ऑल्सो एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उसमें भी जब अगर अपन देखेंगे तो सिल्वर इज द बेस्ट मेटल या बेस्ट कंडक्टर, है ना, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बट हम उसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव नेचर, ठीक है। रिजिडिटी हार्डनेस में आ जाएगा, आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, बाकी हार्डनेस में रिजिडिटी आप दोनों एक साथ लिख सकते हो कि मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके साथ अपोजिट प्रॉपर्टीज आपके नॉन मेटल शो करेंगे। नॉन मेटल तीनों टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। मैक्सिमम आर गैसेस, सम आर सॉलिड्स एंड वन इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल एंड मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। इसको सबको कर सकते हैं, बट जो हम बात कर रहे हैं ना स्टेट की, वो रूम टेम्परेचर का है, ठीक है। ऐसे तो आप सबको हर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो ना, फिर तो आप किसी का स्टेट बता ही नहीं पाओगे। जो भी हम यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं ना वो सब किस 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 टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में वो उस स्टेट में रहेंगे। जैसे मैंने बोला मर्क्यूरी लिक्विड नेचर में, तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड नेचर में रहेगा। ऐसे तो आप आयरन को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो उसको मेल्टिंग पॉइंट में लाके, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर में वो कैसे होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स तीनों कैटेगरी के हो जाएंगे, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपके सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, अमोनिया कहाँ से? अमोनिया तो कंपाउंड हो गया, अमोनिया NH3 है ना, इट इज अ कंपाउंड, ठीक है, वो कोई नॉन मेटल नहीं है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर आपका जो, नहीं मैं गैसियस नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। आपके जो 6 गैसेस होते हैं जिसको अपन नोबल गैसेस बोलते हैं, वो क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। पढ़े कितने नाम सुने? इनमें से 3 तो सुने होंगे ना, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन तो सुने हैं, है ना। ये इन तीनों के आखिरी शेल में, आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं ना, ये पढ़े थे अपन 9th क्लास में पढ़ते होंगे आप लोग, कि नियॉन की जब मैं बात करूंगा तो उसके एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीट करता है ये। और जब मैं, सॉरी, हीलियम, और जब मैं नियॉन की बात करूंगा तो 2,8, उसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट। और जब मैं आर्गन की बात करूंगा तो 2,8,8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तभी इन्हें अपन नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है
जो लीस्ट रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है उसे अपन इनर्ट बोलते हैं, उसको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, तो इसको इनर्ट गैसेस कहा जाता है या नोबल गैसेस। इसके इसके जैसी तीन और गैस है, वो है आपकी क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। क्रिप्टन स्टैंड्स ये Kr, फिर आपका एक xenon और एक रेडॉन। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इन्हीं के नीचे हैं ये तीनों, मतलब ये तीनों एक ही कॉलम में। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल भी इसी तरीके से अरेंज की गई है ना, जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं उनको एक कॉलम में रखने की कोशिश की गई है। जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं उनको एक ही कॉलम में रखने की कोशिश की गई है। ऐसे 18 कॉलम है आपके पीरियोडिक टेबल में, 18 कॉलम है, और हर कॉलम में एलिमेंट्स को ऐसे ही रखने की कोशिश की गई है, बट वहां भी एक्सेप्शंस है, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के कारण 6 मेटल को एक साथ रख दिए, बट कुछ प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस भी होगा, तो वो अपन जब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तब अपन वहां बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस एंड दे डू नॉट पोसेस लक्ष्य एक्सेप्ट आयोडीन और डायमंड। डायमंड होगा ऐसे ही। हाँ, ग्राफाइट में लक्ष्य नहीं है, मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। ग्राफाइट एक्सेप्शन आया किसमें, जब आप बात करेंगे कंडक्टिविटी की। जब कंडक्टिविटी बोलेंगे ना, कि आप बोलेंगे नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप मेटल में हम क्या बोल रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होंगे। बट अगेन वहां पे एक एक्सेप्शन है, ग्राफाइट। ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारे जो सेल्स होते हैं, पेंसिल सेल होते हैं, उसमें ग्राफाइट की रॉड होती है, ठीक है। वहां वो एज अ कंडक्टर काम कर रहा है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ये वर्ड सुने पहले, पढ़े ना अपन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के नाम आए थे, याद आ रहा है किसी को? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस, ये था ना डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। इन जनरल नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं एंड नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। क्यों, कारण क्या है इसका, कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। समझ में आ रही बात? पहले से दोनों के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था, दोनों के पास, मेटल के पास भी और नॉन मेटल के पास। एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं साथ साथ में। Na के पास 2,8,1 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन के पास 2,8,7 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले, जब वो मेटल एटम के फॉर्म में। समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? हाँ, क्लियर है दोनों? ये कंफिग्रेशन क्लियर है ना सबको? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन में पहले में 2, दूसरे में 8, और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, राइट। तो दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके पास, तो अब इसके पास बचे हैं इलेक्ट्रॉन 10, और प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन अपन कैसे दिखाएंगे, Na के ऊपर एक पॉजिटिव साइन लगाते हैं। समझ रहे? अब Na के पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, बचा एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ना, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहां दिख रहा है, Na पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। बट प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, प्रोटॉन ऐड नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। हमने क्या ऐड किया है,
इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 17 है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए क्लोरीन को कैसे लिखेंगे अपन, Cl1-। क्लियर है? थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, अब ये कहलाएगा सोडियम आयन, पहले ये था सोडियम एटम, अब इसका सरनेम चेंज हो गया, क्या हो गया ये, सोडियम आयन। समझ रहे हैं? इसकी शादी हो गई है, सरनेम चेंज हो गया, समझ रहे हैं ना? और इसका भी नाम चेंज हुआ है, ये क्लोरीन था अभी तक, क्लोरीन एटम, अब आयन तो लगेगा साथ में, बट इसका नाम भी थोड़ा चेंज होता है ना, नॉन मेटल्स के नाम चेंज होते हैं व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन। इसका नाम तो चेंज नहीं हुआ, बस सरनेम चेंज हुआ, राइट, बट इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, अब ये कहलाएगा क्लोराइड। क्या कहलाएगा, क्लोराइड। जनरली आइड, आइट, एट, ये सारी चीजें लगती हैं एट द सफिक्स, समझ रहे हैं? क्लियर है? जितने भी एन आयंस है ना, उनके नाम में आइड, आइट, एट लगता है, जैसे कि ये क्लोराइड हुआ, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, समझ रहे हैं? सबके एंड में आइट, एट या आइड लगता है, नॉन मेटल्स वाले। बाकी मेटल तो बस अपने नाम के आगे वो आयन लिख देते हैं। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि उनको अपने ऑक्टेट करने के लिए क्या लगेगा, क्या उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रो। क्लियर है? तो जनरली जिनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है या दो होता है या तीन होता है ना, वो लूज करना पसंद करते हैं। मतलब हम मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, या सॉरी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता देंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको एक मैंने मेटल दे दिया, सॉरी एक एलिमेंट दे दिया, और मैंने पूछा कि बताइए ये मेटल है या नॉन मेटल, तो वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डू इज टू फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एक, दो या तीन है तो वो मेटल है। समझ रहे हैं? सोडियम के पास 1 था ना, देखो, वैसे कोई 2 वाला एग्जांपल बताएंगे? जैसे इसके बाद वाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12। एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का, 12, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282, ये भी मेटल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है कितने हैं, अगर वो 1, 2 या 3 है तो वी विल कैटेगराइज देम इनटू मेटल्स। क्लियर है? हाँ, 4 वाले जनरली देखो वो गेन भी नहीं करते, वो लूज भी नहीं करते, वो अल्टीमेटली शेयर करते हैं। बाकी 5, 6, 7, 8 को आप नॉन मेटल बोल सकते हो, और 4 को भी हम जनरली नॉन मेटल के अंदर ही कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब 4 to 8 को आप नॉन मेटल बोलिए, और 8 से ज्यादा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बोर के हिसाब से, 8। बोर थ्योरी याद है ना, बोर का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे बोरबेरी स्कीम पढ़े थे, जहां पे हम 3 रूल्स पढ़ते थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ऑर्बिट्स में, है ना? देयर वर 3 रूल्स, उसमें एक रूल ये भी था कि आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो 1, 2, 3 वाले मेटल, 4 से 8 वाले नॉन मेटल्स। ठीक है? आप पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे ना, तो लेफ्ट से लेके राइट के थोड़ा सा एंड से पहले तक सारे मेटल्स हैं, बीच में एक जिगजैग लाइन है जिसमें मेटलॉइड्स हैं, और उस जिगजैग लाइन के इस पार में नॉन मेटल है और जिगजैग लाइन के इस पार में मेटल्स हैं। ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल को भी बनाने की कोशिश की गई है कि एक साइड पूरे मेटल्स हो, दूसरे साइड पूरे नॉन मेटल्स हो। पीरियोडिक टेबल में भी ये ध्यान रखा गया है। समझ रहे हैं एवरीवन? क्लियर है? ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन देखे पीछे की Na पॉजिटिव बन गया ना बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोराइड आयन बन गया बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अपन पीछे पड़े ना, अभी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया, कैट आयन बन गया, एन आयन बन गया, राइट? अब दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज है, तो दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड विल फॉर्म अ कंपाउंड।
क्या बना लेंगे दोनों मिलके, कंपाउंड, दैट इज NaCl। ठीक है, तो ये जो बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड, दैट इज नोन एज बॉन्ड। केमिकल जो मैंने बोला कि कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज यही है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, दोनों अपोजिट चार्ज हो गए, अट्रैक्ट हो गए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गई, दैट इज नोन एज, यानी कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस बॉन्ड को कहते हैं अपन आयनिक बॉन्ड। इसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्यों नाम दिया गया आयनिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों आयन्स बने ना, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव आयन बना, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव आयन बना, तो दोनों आयन्स इन्वॉल्व हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में कौन इन्वॉल्व है, आयन्स आर इन्वॉल्व, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, आयनिक बॉन्ड। या इसको एक और कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक नाम और है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अपन बोल रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, और उन दोनों से मिलकर ये बॉन्ड बना है, इसलिए नाम पड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। एक टर्म और पढ़ते थे अपन, वैलेंसी, याद है किसी को वैलेंसी, क्या होती है वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, ability to combine, एबिलिटी टू कंबाइन, ओके, और कुछ, ठीक है, ये तो मतलब वैलेंसी कैसे निकालेंगे ये हो गया, है ना। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने एलिमेंट से कंबाइन करेगा। ठीक है, उससे अपन कहते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम Na और Cl के बीच का फॉर्मूला NaCl बनाते हैं, बट हर का फॉर्मूला ऐसा नहीं बनेगा। Mg जब बनाएगा तो MgCl2 बनाता है, राइट, और जब एल्यूमिनियम बनाता है तो वो AlCl3 बनाता है। समझ में आ रहा है, तीनों ही मेटल्स हैं और तीनों ही क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, बट नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स तीनों को अलग अलग लग रहे हैं। Am I clear? क्योंकि तीनों की वैलेंसी अलग अलग है, तीनों की कंबाइनिंग कैपेसिटीज अलग अलग है। एक जो है वो एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके सेटिस्फाई हो जाता है, दूसरे को 2 लगते हैं और तीसरे को 3 लगते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, और ये इनके अपन चार्जेस से निकाल सकते हैं या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के निकाल सकते हैं। सोडियम के पास 2,8,1 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2,8,2 दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के पास 2,8,3 तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही इनकी वैलेंसी भी है। समझ में आ रही बात। और ये बनता कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 की बात करूंगा, AlCl3 कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम के पास आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसको कहते हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्यों इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को हाँ, क्यों इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, क्योंकि यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की हेल्प से शो कर रहे हैं, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स को, बस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस। मतलब अगर मैं Mg का बनाऊंगा बैलेंस डॉट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगा, Mg और सोडियम और, समझ रहे हैं, these are the electron dot structure of sodium, magnesium and aluminium, right? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर है ना, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे अगर किसी से बाहर से कुछ मंगवाना है, तो मैं कॉर्नर वालों को बोलूंगा ना जाके लेकर, मैं थोड़ा बोलूंगा लक्ष्य वहां से कुछ लेकर। होता है ना स्कूल में टीचर बोलते हैं ना कि जब चौक लेके आओ, तो आपका जनरली कॉर्नर वाला लड़का ही उठ के जाता है ना, वो अंदर से थोड़ा निकल के जाएगा बाहर
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम वेस्ट होगा ना, तो हमेशा ये कॉर्नर वाला ही सफर करेगा, उसको ही बाहर जाना पड़ेगा ना, उठ के हर बार डस्टर लेने जाओ, चॉक लेने जाओ। वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल्स में प्रेजेंट है ना, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बाकी के तो अंदर है, वो तो दूर है ना, बाहर की तरफ तो यही है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। Am I clear? अब जब आयन बनने होंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। क्लियर है ये भी सबको? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। बाय सेइंग इनकी वैलेंसी इतनी है, इसका मतलब क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहे हैं वो कहलाएगी इनकी वैलेंसी। एम आई क्लियर? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अचीव करने के लिए, कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, इन लोग तो लूज करके अचीव कर रहे हैं ना, क्लोरीन गेन करके ऑक्टेट अचीव कर रहा है, राइट, इन लोग लूज करके ऑक्टेट अचीव कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये सब करके उन लोग क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2,8 एवरीवन, है ना? जब मैग्नीशियम ने 2 लूज किया तो मैग्नीशियम भी 2,8 हो गया, तो ये भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के पास आ गया। और जब एल्यूमिनियम 3 करेगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, हाँ या ना? Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो यही चीज हर में होती है, सभी आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, और शेयरिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ लूज और गेन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किसके किसके बीच का कंपाउंड बना रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। जब हम नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड बनाएंगे ना, तब हम शेयरिंग की बात करेंगे, क्योंकि तब दोनों ही लूज नहीं करेंगे। समझ यार क्या बोल रहा हूँ? अगर 2 नॉन मेटल आ गए पास में बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात आप लोग को? जैसे कार्बन की बात कर लूं मैं, कि कार्बन के पास ये है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। ये कार्बन का मैंने 4 डॉट क्यों बनाया, कोई बताएगा मुझे? जितने लोग को पता चल गया हाथ उठाएंगे, कार्बन का हाथ उठाएंगे। कार्बन के में मैंने 4 डॉट क्यों बनाए हैं? एनीवन हाथ उठाइए। सुरेश नहीं पता? हाँ नहीं पता, इधर सौम्या, हाँ 6 होगा, तो आखिरी वाले शेल में कितना आएगा? 4, 2,4। कहाँ से 8,4? तो सिलिकॉन हो गया बेटा। कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, और दूसरा शेल ही उसका बैलेंस शेल है, इसलिए 4 दिखा दिए। समझ में आ रही बात? अब आप मान लो एक और कार्बन इसके पास आता है कि चल बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या ये 4 अपना दे देगा इसको? क्या ये अपना 4 इसको दे देगा? तो दोनों के पास 8 नहीं हो पाएंगे ना, तब ये लोग शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपन लूज गेन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, सोडियम ने एक लूज किया तो एक ही क्लोरीन में काम हो गया उसका, हुआ ना, क्योंकि क्लोरीन को भी एक ही चाहिए, सोडियम ने भी एक ही लूज किया, तो दोनों के एक एक में काम हो गया। बट मैग्नीशियम में ऐसा नहीं होगा, मैग्नीशियम 2 लूज करने वाला है, तो इसलिए हमको क्लोरीन 2 चाहिए, कि दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड बन जाए, वैलेंसी 2। समझ में आ रहा है? क्लोरीन का वैलेंसी 1 ही है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2। क्लियर है? और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा, तो इसको 3 क्लोरीन चाहिए जो उसको गेन कर ले, इसलिए AlCl3, MgCl2, NaCl। एम आई क्लियर? हाँ ओके। और ये तीनों ही आपके क्या बने हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या है ये? आयनिक कंपाउंड, जिनमें आयंस के बीच में बॉन्डिंग हुई है। कौन से आयंस? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन बना है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन बना है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैटायंस आर जनरली मेटल्स, एनायंस आर जनरली नॉन मेटल्स। तभी हम मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। समझ में आ रहा बात?
अब ये जो अट्रैक्शन होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि हमें पता है अनलाइक चार्जेस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इस टाइप की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तभी आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स आपके जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, NaCl इज अ सॉल्ट जो रूम टेम्परेचर में क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो आपके ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तभी ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होते हैं। मेरे यहां तक एक और प्रॉपर्टी, ये आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं पानी में डिसॉल्व? NaCl तो होता है ना, सभी सभी को पता है NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, क्योंकि आपका जो वाटर है ना वो एक तरह का पोलार सॉल्वेंट कहलाता है। इट इज नोन एज पोलार सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलार और एक नॉन पोलार। पोलार का मतलब है कि इसके पास पोल्स होते हैं। पोल्स कहने का मतलब एक नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। कैसे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पोल होगा? देखो ये जो कंपाउंड बना है ना वाटर, ध्यान देना, मैं इसका आपको बॉन्ड बना के दिखाने वाला हूँ। H2O कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और वही उसका एक लौता इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वही फर्स्ट शेल उसका आखिरी शेल है, ये बनेगा उसका। दूसरा हाइड्रोजन का भी ऐसे ही बनेगा, राइट? ऑक्सीजन के में कितने इलेक्ट्रॉन बैठाऊं? सोचो जल्दी से। कैसे दो? दो नेगेटिव होता है, उसका एटॉमिक होता है 8 होता है, तो 2,6 होगा शायद, उसको 2 गेन में। अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बनाओ ये बताओ पहले। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 6 बनेंगे ना, सब बोल रहा है सही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स को तो शो करते हैं ना, तो ऑक्सीजन का कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तीनों का? एवरीवन क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक फिक्स्ड रूल है, आप पहले उस एलिमेंट का सिंबल बनाओ और उसके अराउंड में उतने इलेक्ट्रॉन या उतने डॉट्स बनाओ जितने की उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे क्लियर? ठीक है, वर्ड क्लियर हो जो मैं बोला हूं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बीच में रहेगा एलिमेंट का सिंबल और आजू बाजू रहेंगे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसको 2 चाहिए, इनको एक एक चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। छोटे एलिमेंट्स डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और बड़े एलिमेंट्स ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन डुप्लेट की तरफ भागेगा और ये ऑक्टेट अचीव करना चाहेगा, तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए और हाइड्रोजन को एक एक चाहिए। अब यहां वो करेंगे शेयरिंग। क्या करेंगे? शेयरिंग। किस टाइप का शेयरिंग होगा? देखो आयनिक में क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दे ही दिया क्लोरीन को, खिंचा लेने, और क्लोरीन ने भी उसको गेन कर दिया कंप्लीटली। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, बट यहां वो कंप्लीटली लूज नहीं करने वाला है। ठीक है, यहां क्या करेंगे, दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखेंगे, सेम चीज यहां पे भी होगी। ठीक है, अब ये पेयर इसका भी है और ये पेयर इसका भी है, ये पेयर इसका भी है और ये पेयर इसका भी है। अब तीनों की सर्कल में देखो डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन के दोनों अगर ओवल्स को देखोगे आप, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप हाइड्रोजन का सर्कल देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं शेयरिंग। क्या बोलेंगे? शेयरिंग। ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्ड को अपन कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो शेयरिंग हो ना वो म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर है ना उसमें से एक ऊपर वाले का, एक दूसरा नीचे वाले का। ऐसे ही ये पेयर में भी एक ऊपर वाले का है, दूसरा नीचे वाले का। आप ये समझो कि आप पहला केस समझना कि जो आयनिक बॉन्ड है, मान लो आप 2 दोस्त हैं, है ना, वो दो, पहला दोस्त है वो टिफिन नहीं लेके आया है ना, और दूसरा दोस्त टिफिन लेके आया, उसके पास 1-2 चपाती एक्स्ट्रा है, तो दूसरा दोस्त अच्छा है तो उसने अपना एक चपाती पहले दोस्त को दे दिया कि मेरे खा ली। तो ये आयनिक बॉन्ड है, समझ रहे हैं?
उसने चपाती लूज की, उसने पूरी एक चपाती गेन की, और वो एक चपाती अब वही खाएगा ना, उसमें से वो मांग नहीं सकता। अब तो दे दी हो ना, अब मांग नहीं सकते, गंदा लगेगा ना मांगना वापस। भूख लग रही है, मेरा पेट नहीं भरा, दे दे थोड़ा सा, ऐसा नहीं मांगेंगे राइट। अगर अपन दे दिए अपना दिल बड़ा करके तो गया वो, समझ रहे। तो ये हुआ आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे समझाएंगे? दोनों दोस्त है, दोनों टिफिन लेके आए हैं, है ना, एक आलू पराठा लेके आया और एक नॉर्मल सी रोटी लाया है, तो दोनों शेयर करें। अपनी आधी रोटी इसने दे दी, बदले में उसने आधा आलू पराठा दे दिया। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयर। दोनों टिफिन लाए थे, दोनों ने आपस में शेयरिंग की। पहले वाले में तो उसने पूरा दे दिया ना इसको कंप्लीटली, तो उससे अपन लूज एंड गेन कहेंगे। बट यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, वहां पे शेयरिंग होगी। क्लियर है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, वैसे इस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसको अब अपन शेयर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेयर्ड पेयर, क्योंकि वो शेयर्ड हो रहा है दोनों के बीच में, शेयर्ड पेयर। एम आई क्लियर? है ना? पर अगर आप देखोगे ना, अभी फिलहाल तो आपको ये दोनों के बीच में दिख रहा है, बट ओ जो है ना, ओ ज्यादा नॉन मेटालिक होता है हाइड्रोजन से। ओ इज मोर नॉन मेटालिक देन हाइड्रोजन। देखो मैंने बोला कि सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होते, सारे नॉन मेटल एक जैसे नहीं होते, एक ज्यादा मेटालिक होगा, एक कम मेटालिक होगा। याद है जिंक और कॉपर में ज्यादा मेटालिक कौन है? जिंक और कॉपर में ज्यादा मेटालिक कौन था? जिंक था ना। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा था, याद आ रहा है? वो रिएक्टिविटी सीरीज याद आई, जिसमें ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल से नीचे नीचे आओगे तो लो रिएक्टिव मेटल्स आपको मिलेंगे। मतलब सारे मेटल एक जैसे नहीं है, हमको वही समझ में आ जाना चाहिए था। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसे ही सारे नॉन मेटल्स भी एक जैसे नहीं है। ये ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये कम रिएक्टिव नॉन मेटल। मतलब क्लियर है? और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब भले ये शेयर हो चुका है, बट इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ना इसको अपनी तरफ ज्यादा रखेगा। अगर हम दोनों दोस्त हैं, हमने अपना शेयरिंग कर लिया, बट वो जो शेयर्ड पेयर है ना, वो मेरे पास ज्यादा रहेगा, इसके पास कम रहेगा। आएंगे हम दोनों उससे, बट वो मेरे पास ज्यादा दिखेगा। मतलब मेरे पास है, इनसे थोड़ा दूर होगा, क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे हैं ना? मतलब मैंने ले नहीं लिया है, मैं लेके चला नहीं गया हूँ, हम खा रहे हैं यहाँ बैठ के। हो सकता है मैं ना ज्यादा जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, जो ज्यादा जल्दी जल्दी खाता है उसको ज्यादा खा लेगा ना। जनरली ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा अच्छा लाए तो हम जल्दी जल्दी गपा गप खा लेते हैं, ताकि हम ज्यादा खा पाए, राइट? तो ये वही है, ये वही वाला नीच दोस्त है, ठीक है, जो जल्दी जल्दी खाएगा तो फिर टिफिन अच्छा है इसके पास। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो देखो देखो, सुनो सुनो, तो कंप्लीटली गेन तो नहीं किया, इसके अपन पूरा नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना इसको। जैसे क्लोराइड को अपन पूरा नेगेटिव दिए थे ना, कंप्लीट नेगेटिव साइन लगा था कि नहीं उसके पास, क्योंकि वो कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका था। और सोडियम के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव था, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन तो नहीं हुआ है ना, बट पार्शियल तो हुआ है। आपने शेयरिंग करी है, बट वो शेयर्ड पेयर इसके थोड़ा ज्यादा पास में है, तो इसलिए इनको मिल जाता है एक पार्शियल नेगेटिव साइन। ये जो साइन मैंने बनाया, ये अपन और कहीं पढ़े ना, क्या था ये? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इसको पार्शियल साइन के लिए अपन यूज करते हैं। पार्शियल क्यों बोला कि एट कंप्लीट ऐसा होता है ना, है ना, ये कंप्लीट एट है ना। अब अगर मैं इसमें से छोटा सा पार्ट हटा दूं, ये वाला, तब ये आधा एट हो गया पार्शियल। समझे? ऐसे याद रखना है इसको। क्लियर है? तो इनको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव और इनको मिलेगा पार्शियल। इन्होंने कंप्लीटली लूज नहीं किया, बस इनसे थोड़ा खिसक के इसके पास ज्यादा आ गए, इसके पार्शियल नेगेटिव और उनके पास पार्शियल पॉजिटिव। इन्हीं को हम पोल्स बोल रहे हैं। तभी मैंने कहा कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। समझ में आ गई पूरी कहानी? तो NaCl पानी में डिसॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि NaCl खुद भी पोलर है, इसके पास पोल्स है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर पोलर में ही मतलब डिसॉल्व होता है। इसका एक कंसेप्ट होता है डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब हुआ? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया ना? जिनके पास इस टाइप के पोल्स होंगे दे विल बी पोलर, जिनके पास ऐसे पोल्स नहीं होंगे वो नॉन पोलर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वो नॉन पोलर रहेगा, ठीक है। Cl2 सुना है ना, क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है, उसका स्ट्रक्चर बना लो, जल्दी बताओ कितने डॉट्स लगाऊं, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कितने डॉट्स आएंगे? हाँ, कैसे?
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2,8,7 राइट, कितने डॉट बना दूं 7। ये अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना। और दूसरा क्लोरीन भी ऐसे ही होगा ना, क्या बोलते हैं, दोनों तो क्लोरीन है, दोनों के पास साथ साथ होंगे। अब इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, मजा है कोई दे दे किसी को, देगा दोनों ही भूखे है ना, नहीं देंगे। अगेन दोनों अपना शेयर्ड पेयर को पास में रखेंगे। अब ये इसका भी है और ये इसका भी है, पर अब मजे की बात क्या है कि दोनों फास्ट खाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना। अब मैं और श्रेयांश आ गए समझ गए, तो हम दोनों एक साथ फास्ट खाएंगे ना। तो बच्ची थी छोटी थी तो ये क्या सर से लड़ूंगी तो धीरे धीरे खाई, बट वो तो लड़ेगा मेरे से, सर कैसे जल्दी जल्दी खा रहे हो आप। हम दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है, दोनों सीएल है ना, दोनों सीएल है तो दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं। जितना तेजी से ये खाएगा ना उतना तेजी से ये भी खाएगा, मतलब अब ना इसको पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा ना इसको पार्शियल नेगेटिव, नो पोल्स, मतलब ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। समझ में आ रही है बात, हाँ मतलब कैसे ऐसे बनेगा, सॉल्यूट भी होते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट आपके। देखो हर बार जरूरी नहीं ना कि हर बार कोई एलिमेंट डिफरेंट ही होंगे, जैसा यहाँ पे सेम एलिमेंट हो गए, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर था, तो किसी ने भी वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करी, तो वो बीच में था, तो ना इसको कोई पार्शियल पॉजिटिव मिला ना इसको नेगेटिव, या ना इसको पॉजिटिव ना इसको नेगेटिव। O और H में क्या था, दोनों अलग अलग एलिमेंट थे, समझ रहे हो, यहाँ दोनों अलग अलग एलिमेंट थे, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग था, दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग था, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा थे या पास थे, इसके से थोड़े दूर थे, तो पोल्स जनरेट हुए। हमें क्लियर, तो ये कहलाएगा एक पोलर सॉल्वेंट और ये होगा एक नॉन पोलर, और कंसेप्ट ये होता है आपका लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्यूट तो समझते हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी समझते हैं क्योंकि अपन सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं। एक सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद, और वो डिसॉल्व तभी होगा जब दोनों एक जैसे होंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए आई नीड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्यूट के लिए आई नीड अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है। तो आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी और होती है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आयनिक कंपाउंड्स तो पोलर ही है, उनमें कोई कैटेगरी नहीं आएगी। जैसे देखो अगर ये वाटर देखोगे तो वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनी ना, शेयरिंग हुआ, वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड बनी ना, और सेम क्लोरीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, शेयरिंग हुआ है यहाँ पे भी, तो दोनों ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बट एक था नॉन पोलर और वाटर था पोलर। बट ये पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट इलेक्ट्रोवेलेंट में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड तो दो ऑपोजिट चार्जेस के बाद ही बनते हैं, तो ऑल इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। वहां पे तो आयंस पहले ही बने ना, तभी तो वो अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, बट कोवेलेंट में हमें देखना पड़ेगा कि क्या सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो पोलर, सेम होंगे तो नॉन पोलर, या यहाँ पे किसी को भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं मिला है। क्लियर है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो आज बोले हैं ना उसको लिख लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज आप लोग